So component diagram is a special purpose diagram which is used to visualize the static implementation view of a system. First point. Second point, it represent the physical component of a system. ठीक है, ये फिजिकल कंपोनेंट जो है सिस्टम के उसको रिप्रेजेंट करता है. अब फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इट मे बी अ लाइब्रेरी, इट मे बी अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, इट मे बी अ any other elements, model elements, or it may be a packages, anything which are needed to be organized before the implementation. मतलब implement करने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए. आपने देखा है कि जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि यदि आपको कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा है वो नहीं बताएंगे तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात हो जाएगी. राइट? तो वैसे ही आपको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है तो कंपोनेंट को आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, कौन से कंपोनेंट के अंदर कौन सी चीज आएगी, आपको सबसे पहले प्री डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ कंपोनेंट डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट, टू मॉडल द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के कंपोनेंट को मॉडल करना होता है बिल्डअप करना, बनाना. Then second important point, to model the schemas of the database. Schema आपको पता है database में schema क्या होती है, physical application और लॉजिकल लेयर जो होती है हमारे डेटाबेस में उसको आप स्कीमा बोलते हैं, उसको सेटअप करने के लिए होती है. देन टू मॉडल द एप्लीकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, मतलब हम भी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उसकी क्या एप्लीकेशन होगी, आप उसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. दैट उसकी एप्लीकेशंस को डिसाइड करना कि वो आपने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है. दिस इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज टू मॉडल द सिस्टम सोर्स कोड. सोर्स कोड मतलब कि आप जो क्लाइंट है उसको हर चीज नहीं बताओगे, हर चीज उसको डिटेल में नहीं बताओगे क्योंकि क्लाइंट हो सकता है टेक्निकल नहीं है. तो आप उसको कंपोनेंट डायग्राम की हेल्प से समझा दोगे कि आप उसने जो सिस्टम बनवाया है उसमें आपने क्या क्या इंक्लूड किया है. मतलब ये सोर्स कोड का एक ऑल्टरनेट डायग्राम हो सकता है जिसमें आप कोडिंग नहीं दिखाओगे, जस्ट कोडिंग में आपने क्या इंक्लूड किया उसके मेन कंपोनेंट्स को आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे. राइट? क्लियर? कंपोनेंट बनाने के लिए, स्कीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ वो अप्लाई होगा उसको, और उसके सोर्स कोड को बताने के लिए. दीज आर द 3-4 रोल्स ऑफ कंपोनेंट डायग्राम. नाउ व्हेन टू यूज कंपोनेंट डायग्राम, तो ये तो सिंपल सी चीज है कि आप कंपोनेंट डायग्राम को कब यूज करोगे. तो डेफिनेटली जब भी आपको सिस्टम के कंपोनेंट्स को क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना हो, आपको उसका स्ट्रक्चर शो करना हो, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को शो करना इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, तो आप कंपोनेंट का यूज करोगे. जब भी आप किसी भी सिस्टम जो आपने बनाया है उसके आपको सब सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि कंपोनेंट में हम क्या करते हैं उसके सब सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब भी हमें या तो कलेक्टिवली मतलब एक साथ या सिंगल सिंगल जब भी कंपोनेंट के सब सिस्टम्स को शो करना है तो आप तब भी कंपोनेंट डायग्राम को शो कर सकते हो. वन बाय वन हम पढ़ते हैं. कंपोनेंट डायग्राम आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डायग्राम इन यूएमएल. ये हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं. Component diagram are used to display various component of a software system as well as subsystem of a single system. ठीक है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम कंपोनेंट डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके सब सिस्टम्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The next point, they are used to represent physical things और component of a system. हमने पढ़ लिया या executable file, logical file, उसके बाद libraries, then normal file, elements, पैकेजेस, सब कुछ हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट? एंड इट जनरली विजुअलाइजेस द स्ट्रक्चर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम, कि एक सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको हम कैसे कंपोनेंट को एक दूसरे से जोड़ के ऑर्गेनाइज करेंगे, ये भी रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट डायग्राम. नाउ इट डिस्क्राइब हाउ वेरियस कंपोनेंट टुगेदर मेक अ सिंगल फुली फंक्शनल सिस्टम. ये भी डिस्क्राइब करता है कि अलग अलग कंपोनेंट, सीएस अलग है, आईटी अलग है, मैकेनिकल अलग अलग है, सिविल अलग है और ईसी अलग है, लेकिन ये सब कंबाइंड होकर एक SIRT में काम कैसे करते हैं ये भी हमको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए कंपोनेंट डायग्राम का यूज होता है. द
Then component diagram are used to model the component organization of the system, right? Mainly component पे ही focus करते हैं किसी भी system पे. And they are used to divide a single system into various subsystem. SIRT को different part में divide करने के लिए, मतलब इसमें reverse engineering भी हो रही है और forward engineering भी हो रही है. कैसे reverse engineering कैसे हो रही है कि आप SIRT है उसको आप CS, IT, EC, मैकेनिकल, सिविल में ब्रेक कर रहे हो. और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कैसे हो रही है कि आप CS बना रहे हो, IT बना रहे हो, मैकेनिकल, EC और अदर डिपार्टमेंट बना रहे हो और सबको कंबाइन करके आप SIRT बना रहे हो. मतलब इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो रहा है और इसमें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी हो रहा है. दोनों टाइप की इंजीनियरिंग जो यहाँ पर परफॉर्म हो रही है. क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर कंपोनेंट डायग्राम. कल की क्लास में थोड़ा फास्ट हो गया था इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया है. ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. देन लास्ट जो है हम okay, so let's start with the deployment diagrams, right? This is the last topic of unit number 3. डिप्लॉयमेंट डायग्राम सबसे लास्ट में बनते हैं और बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं कंपोनेंट डायग्राम के विद द माइनर डिफरेंस. वो माइनर डिफरेंस क्या है वही हमको आज की क्लास में डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम. डिप्लॉयमेंट डायग्राम विजुअलाइजेस द फिजिकल हार्डवेयर ऑन व्हिच द सॉफ्टवेयर विल बी डिप्लॉयड. It portrays the static deployment view of a system. It involves nodes and their relationships. 3 चीजें मैंने यहाँ पर एक साथ बता दी है कि सबसे पहले तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो होता है वो भी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम को ही शो करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताता है कि वो आपने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है आप उसको किस फिजिकल हार्डवेयर पे डिप्लॉय करेंगे. जैसे कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि एम्बेडेड सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाया है लेकिन उसको डिप्लॉय करेंगे रिस्ट वॉच पर, या उसको डिप्लॉय करेंगे वॉशिंग मशीन पर जो फुली ऑटोमेटिक है, या आप उसको डिप्लॉय करेंगे डिश वॉशर पर, अपने आप बर्तन धुल जाएंगे, राइट? या आप उसको डिप्लॉय करेंगे एयर फ्रायर पर, या आप उसको डिप्लॉय करेंगे माइक्रोवेव पर. बहुत सारे आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसमें आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, राइट? पहला एग्जाम्पल. Then it also portrays the static view of the system. Static view बताता है ये, मतलब डिप्लॉयमेंट डायग्राम भी स्टैटिक in nature होते हैं, राइट? Then last, it involves nodes and their relationship. जैसे कंपोनेंट डायग्राम कंपोनेंट और उसके बीच की रिलेशनशिप बताते हैं, वैसे डिप्लॉयमेंट डायग्राम में नोड्स का इंपॉर्टेंट होता है. तो नोड्स और उसकी रिलेशनशिप को शो करता है हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम. It ascertains how software is deployed on the hardware. It maps the software architecture created in design to the physical system architecture where the software will be executed as a node. मतलब यहाँ पर जो नोड है, आपने बोला कि आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम को नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पर जो नोड है वो हमारे क्या होंगे? सॉफ्टवेयर सिस्टम के मॉड्यूल होंगे जिसमें आपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिवाइड किया है. और ये डायग्राम यही बताता है कैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को एक हार्डवेयर पे डिप्लॉय कर देंगे. मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम का आर्किटेक्चर है, सपोज वो आर्किटेक्चर 2D है या 3D है या मतलब 2 टीयर है या 3 टीयर है. ऑलरेडी क्लास में बता चुकी हूँ 2 टीयर आर्किटेक्चर का मतलब होता है केवल क्लाइंट और सर्वर, और 3 टीयर का आर्किटेक्चर का मतलब होता है क्लाइंट भी है, सर्वर भी है और डेटाबेस भी है. ऐसे n टीयर आर्किटेक्चर हो सकते हैं बिजनेस में. n टीयर मतलब जिसमें n नंबर ऑफ चीजें हो सकती है जिसको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो. जनरली जो चलता है वो 3 टीयर आर्किटेक्चर चलता है, क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस. वही अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कैसे हमारा नोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा हार्डवेयर पे, इसको हमने एम्फेसिस करना है. सिंस इट इन्वॉल्व्स मेनी नोड्स. अभी आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं. So since it involves many nodes, the relationship is shown by utilizing communication path. इसमें एक नोड से दूसरे नोड के बीच में हम रिलेशनशिप को शो करेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे सिस्टम में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, हमारे सिस्टम में नोड आपस में कैसे वर्क कर रहे हैं. क्लियर? सेकेंड पॉइंट.
तो पहला पॉइंट फिजिकल हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको वो हार्डवेयर में डिप्लॉय करता है, फिर वो स्टैटिक व्यू का होता है और नोड्स और उसके बीच की रिलेशनशिप बताता है। नोड क्या होते हैं? नोड इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको हम डिप्लॉय करेंगे इन दी हार्डवेयर। और एक किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक नोड को दूसरे नोड से कम्युनिकेट करेंगे या इसको एक नोड से दूसरे नोड को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। Deployment diagram are used to visualize the topology of physical component of a system where the software components are deployed. यहाँ पर एक नई चीज आई है, टोपोलॉजी ऑफ अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी? कौन बताएगा मुझे टोपोलॉजी क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी? पढ़ी है ना टोपोलॉजी? कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ा है ना? How nodes are connected to each other. Yes. हाँ बोलो 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 दीपक। यस मैम, वही जो फाल्गुनी ने बोला हाउ नोड्स आर कनेक्टेड कि टू, कनेक्टिविटी कैसे होती है उन लोगों में। यस। Each other. तो यहाँ पर नोड क्या होते हैं? जैसे मैं लैन की बात करूँ, लोकल एरिया नेटवर्क की, तो उसमें नोड क्या होगा? उसमें तो कंप्यूटर नोड हो गया, स्विच नोड हो गया, यस और नो? यस। यदि वहां पर आप ब्रिज का या कोई कोई दूसरी चीज का नोड या कोई हब हो गया, तो ये सब नोड के टाइप, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ नोड है जो जैसा, मतलब मेनली कंप्यूटर्स जो यहाँ पर नोड होंगे जो आप कनेक्ट करोगे। अब टोपोलॉजी का मतलब होता है कि टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है? बहुत सारे टाइप की होती है। मतलब टोपोलॉजी का जो आर्किटेक्चर है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। डू यू एग्री? बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, हब टोपोलॉजी होती है, बहुत सारे टाइप की टोपोलॉजी होती है। और वो सिस्टम, मतलब सिस्टम टू सिस्टम वो क्या करता है? वेरी करता है। आप यदि लैन की बात कर रहे हो, एक कंप्यूटर लैब की बात करते हो, वहां पर बस टोपोलॉजी यूज होती है, राइट। यदि आप किसी गूगल के सर्वर की बात करोगे तो वहां पर हो सकता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी, मतलब दूसरे टाइप की टोपोलॉजी हो, या सिंगल आपका सर्वर है, बहुत सारे मल्टीपल उसके नोड्स हैं, तो वहां पर आप हब टोपोलॉजी की बात कर सकते हो। मतलब टोपोलॉजी भी देखो बहुत टाइप की होती है, राइट। तो यहाँ पर यही बताया है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम नोड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं और नोड्स जो है हमेशा टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। Last point, deployment diagram are used to describe the static deployment view of a system. ये already हम पढ़ चुके हैं। Deployment diagram consists of nodes and their relationships. मल्टीपल टाइम पॉइंट आ रहे हैं, मतलब आपको रट जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम का यूज क्या है। क्योंकि नाउ पर्पस ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम का पर्पस क्या है? तो द मेन पर्पस ऑफ डिप्लॉयमेंट डायग्राम इज टू रिप्रेजेंट हाउ सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन द हार्डवेयर कंपोनेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिपिक्ट्स इन मैनर व्हाट in what manner a software interact with the hardware to perform its execution। जो भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो हार्डवेयर पे कैसे डिप्लॉय हो रहा है, वो डिप्लॉय होने के बाद उसका यूज कैसे होगा, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे परफॉर्म करेगा, हमें कितना परसेंट वो रिजल्ट देगा, ये हमको सब कुछ, हमारा मेन पर्पस यही है डिप्लॉयमेंट डायग्राम का, इसको स्टडी करना। Now, both deployment diagram and component diagram are very closely interrelated to each other as they focus on software as well as hardware components। ठीक है, बहुत इंटररिलेटेड होते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कंपोनेंट पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं। द component component diagram represent the component of a system, whereas deployment diagram are actually deployed on the hardware। कंपोनेंट डायग्राम में बस रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हार्डवेयर पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम होते हैं वो नोड की हेल्प से एक्चुअली हमें ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है वो हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। मतलब deployment diagram does not focus on logical component of a system but it put attention on the hardware topology। मतलब डिप्लॉयमेंट डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम में एक ही मेन डिफरेंस है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं पर मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि जो कंपोनेंट डायग्राम है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर को शो करता है, मतलब इसमें हार्डवेयर का रोल नहीं होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है ये बताएंगे, लेकिन एक्चुअली उसका नहीं होता है, उस पर इतना ज्यादा अटेंशन पुट अप नहीं करते हैं।
लेकिन डिप्लॉयमेंट डायग्राम में हम एक्चुअली हार्डवेयर टोपोलॉजी का अटेंशन को पुट अप करते हैं. So following are the purpose of the deployment diagram, which is enlisted below. First is to envision the hardware topology of the system. कि सिस्टम की टोपोलॉजी किस टाइप की है, आप किस टाइप के सिस्टम पे काम कर रहे हैं और उसकी टोपोलॉजी किस टाइप की होगी. तो वो हार्डवेयर टोपोलॉजी को एनलाइटन करता है, सबसे पहले देखता है. Then it is also used to represent the hardware component of the system on which the software component are installed. वो हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, या वो वॉशिंग मशीन का कोई पार्ट है, या कोई वॉच है. वो कोई भी हार्डवेयर सिस्टम हो सकता है जिसपे आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं. Then it is used to describe the processing of nodes at the runtime. कि आप एक नोड से दूसरे नोड को प्रोसेस कैसे कर रहे हो, कौन सा नोड कब जाएगा, इसको भी आप रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ in the form of node system. आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो. चलिए, नाउ नेक्स्ट, पर्पस समझ में आ गया आपको, क्लियर. नाउ दिस आर द डिफरेंट नोटेशंस व्हिच यू विल गोइंग टू यूज इन डिप्लॉयमेंट डायग्राम. तो सबसे पहले कंपोनेंट होंगे डिप्लॉयमेंट डायग्राम में. नई चीज जो इंट्रोड्यूस हो रही है दैट इज आर्टिफैक्ट. याद रखना, आर्टिफैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आर्टिफैक्ट एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफैक्ट्स. देन इंटरफेस. अगेन इंटरफेस क्या होगा, जो आपको पैकेज डायग्राम में बताया था, इट इज द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स. देन अ नोड. नोड होगा, नोड मतलब आपका सिस्टम, ठीक है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में डिप्लॉय करेंगे, तो दैट इज नोड. कंपोनेंट क्या होते हैं, इट कैन बी एग्जीक्यूटेबल फाइल, इट कैन बी अ लाइब्रेरी, इट कैन बी एनी अदर फाइल, इट कैन बी अ पैकेज, इट कैन बी अ कंपोनेंट. अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया. रेक्टेंगल विथ टू स्मॉल रेक्टेंगल एट द एज, और यू कैन से टू स्मॉल टैब्स एट द एज, जो भी आप बोलना चाहो. इंटरफेस. इंटरफेस इज डिनोटेड बाय फुल सर्कल. देन आर्टिफैक्ट. आर्टिफैक्ट जो डिनोट करते हैं उसको आप नोट से डिनोट करते हैं. नोड नहीं, नोट, NOTE, नोट से डिनोट करते हैं आर्टिफैक्ट को. देन नोड 1. नोड 1 मतलब इसको शो करते हैं हम एक 3D डायग्राम से. इसको आप बोल सकते हो क्यूबॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं. किसको, नोड से. तो नोड इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ क्यूबॉइड. ओके, जस्ट अ मिनट. Okay, now what do you mean by a artifact? An artifact represents the specification or a concrete real world entity related to software development. मतलब artifact एक real world entity जैसा show करता है, एक तरह का specification होता है. अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. You can use the artifact to describe the framework which is used during the software development process or an executable file. मतलब आर्टिफैक्ट को हम एक फ्रेमवर्क की तरह यूज कर सकते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पर जो है काम आता है. एंड आर्टिफैक्ट्स आर डिप्लॉयड ऑन दी नोड्स. आर्टिफैक्ट को हम डिप्लॉय कहाँ करेंगे, नोड्स पर डिप्लॉय करेंगे. द मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट्स, जो बहुत कॉमनली यूज आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो होते हैं सोर्स फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, डेटाबेस, DLL. DLL मतलब लाइब्रेरी फाइल्स होती है ये भी, ठीक है. देन स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट आपने जावा में पढ़ा होगा, जावा स्क्रिप्ट्स. देन यूजर मैनुअल्स और डॉक्यूमेंटेशन एंड आउटपुट फाइल्स. दिस आर ऑल दी पार्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स. आपको ये पढ़ के शायद आर्टिफैक्ट्स थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफैक्ट होता क्या है. जब भी हम नया मोबाइल खरीदते हैं, नया माइक्रोवेव खरीदते हैं, नई रिस्ट वॉच खरीदते हैं, सब चीज़ों के साथ यूज़र मैनुअल आता है. आता है क्या, यस और नो? तो उस डॉक्यूमेंटेशन का, उस यूज़र मैनुअल का यूज़ क्या रहता है,
आपको कहीं भी डाउट है, आपको कोई चीज़ चलाते नहीं आ रही है, तो आप उसकी हेल्प से आप उसको स्टडी करके समझ सकते हो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें कैसे वर्किंग कर रहा है, ये सब कुछ। तो यहाँ पर मतलब डिप्लॉयमेंट डायग्राम मतलब क्लियरली है कि जब आप डिप्लॉय करोगे कस्टमर को प्रोडक्ट को, तो आप उसको डिप्लॉय कर रहे हो, मतलब आप कस्टमर को दे रहे हो, तो कस्टमर को आप एक बार तो समझा दोगे, लेकिन हो सकता है जो आपने समझाया कस्टमर भूल गया, हर चीज़ तो उसको याद नहीं रहेगी। तो यूज़र मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से वो उसको समझ जाएगा। जो भी आपने सोर्स फाइल है, यदि कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यदि कोई डेटाबेस है, मतलब जो जो भी आपने कस्टमर को प्रोवाइड किया है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, वो सब कुछ उसको उसके पास आप डिप्लॉय कर दोगे। तो वो डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट्स। कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट। तो आप समझ में आया आर्टिफैक्ट को आपने नोट क्यों बोला, हम C++ में कमेंट क्यों लगाते हैं, कि जो भी हमने सेंटेंस लिखा है उसको समझा, जो भी हमने कोडिंग की है उसको फर्दर समझाने के लिए। तो वैसे ही हम यहाँ पर नोड के साथ, कंपोनेंट के साथ आर्टिफैक्ट लगाएंगे उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि उस आर्टिफैक्ट का यूज क्या है। तो आर्टिफैक्ट आर डिप्लॉयड ऑन द नोड्स। इट कैन प्रोवाइड फिजिकल मैनिफेस्टेशन फॉर एनी UML एलिमेंट। जनरली दे मैनिफेस्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब जनरली आर्टिफैक्ट कहाँ लगते हैं? कंपोनेंट, क्योंकि हमने अब अभी बताया कि जो कंपोनेंट होते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ DLL, इट इज अ ग्रुप ऑफ executable file, it is a group of databases, it is group of script, it is a user manual। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए आप आर्टिफैक्ट का यूज़ करते हो, और जो आर्टिफैक्ट होते हैं उसको हम लेबल करते हैं विद द स्टीरियोटाइप, दैट इज आर्टिफैक्ट इन दी ग्रेटर देन एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, राइट? जिसमें हम IOStream और STDO भी लिखते हैं, तो इसको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। तो एंगुलर ब्रैकेट में जब हम आर्टिफैक्ट को शो करते हैं तो इसको हम आर्टिफैक्ट स्टीरियोटाइप बोलते हैं। एंड इट में हैव एन आर्टिफैक्ट आइकन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। अभी अपन जब इसको पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको आर्टिफैक्ट समझ में आ जाएगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेकिन टॉप राइट कॉर्नर है, पैकेज को हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर रहते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा वो तो आपको। Each artifact has a file name in its specification that indicates the physical location of an artifact। मतलब हर आर्टिफैक्ट की जो के साथ साथ फाइल नेम अपन ने लिखा कि इसमें फाइल्स होंगी, तो फाइल नेम के साथ साथ इसकी लोकेशन भी होगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फाइल कहाँ पर सेव है। एन आर्टिफैक्ट कैन कंटेन अनदर आर्टिफैक्ट, मतलब एक आर्टिफैक्ट के अंदर दूसरा आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। इट मे बी डिपेंडेंट ऑन दी अदर। ठीक है, तो हो सकता है कि वन आर्टिफैक्ट में भी डिपेंड अपॉन अदर आर्टिफैक्ट, क्योंकि कुछ डेटाबेसेस कॉमन होते हैं, जो X भी यूज कर रहा है, Y भी यूज कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको, तो हो सकता है इनके आर्टिफैक्ट जो है वो कॉमन हो, आप अलग अलग आर्टिफैक्ट नहीं बताएंगे। आर्टिफैक्ट हैव देयर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर दैट मैनिपुलेट्स देम। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स की अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है, एक अलग ही बिहेवियर होता है जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। क्योंकि देखो फाइल्स तो कभी भी चेंज हो सकती है, डेटाबेस कभी भी चेंज हो सकता है, स्क्रिप्ट जो है वो चेंज हो सकती है, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होती क्योंकि एकदम लास्ट में हम उसको बनाते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी वर्जन्स जो आते हैं उसके लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल भी चेंज हो सकती है। यदि आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बना रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी चेंज हो जाएगी। तो ये आर्टिफैक्ट जो है, इनकी जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर है, ये विद टाइम जो है वो चेंज हो सकता है। आपको आर्टिफैक्ट के लिए क्लियर हुआ आर्टिफैक्ट क्या है? आर्टिफैक्ट कंपोनेंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में यूज होते हैं, और विद द आर्टिफैक्ट स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज नोड? नोड क्या होते हैं? तो नोड इज अ कंप्यूटेशनल रिसोर्स अपॉन विच आर्टिफैक्ट्स आर डिप्लॉयड फॉर एग्जीक्यूशन। अभी आपको बताया कि जो नोड है वो एक्चुअली डिप्लॉयमेंट डायग्राम में मेन रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम आर्टिफैक्ट, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो भी कंपोनेंट है, उसको हम क्या कर देंगे? डिप्लॉय कर देंगे। आर्टिफैक्ट में जितनी भी लाइब्रेरी है, जितने भी इनपुट आउटपुट हैं, जितने भी डेटाबेसेस है, उसको फाइनली मतलब हम डिप्लॉय कहाँ पर करेंगे? नोड पर। अ नोड इज अ फिजिकल थिंग which can execute one or more artifact। मतलब एक नोड में आप वन और मोर आर्टिफैक्ट को जो है डिप्लॉय भी कर सकते हो। इसी कारण से अ नोड में वेरी इन इट साइज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स, साइज मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। यदि प्रोजेक्ट बड़ा है तो नंबर ऑफ नोड्स भी बड़े होंगे, यदि प्रोजेक्ट छोटा है तो नंबर ऑफ नोड्स भी छोटे होंगे।
Node is an essential UML element that describes the execution of code and communication between various entities of a system. ठीक है, अभी अब हमने पढ़ लिया ये तो कि नोड जो है वो सिस्टम के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टम के जो भी फर्दर मॉड्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच की कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो है नोड है, इट इज डिनोटेड बाय अ 3D बॉक्स विद द नोड नेम रिटर्न इनसाइड द बॉक्स. ठीक है, ये 3D डायग्राम होता है जिसको आप क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं, और जो नोड का नाम है वो उसके अंदर ही लिखा हुआ रहता है. Node help to convey the hardware which is used to deploy the software. Again same thing कि node जो है वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पे जब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो उसका रोल तब आता है. An association between node represent a communication path from which information is exchanged. ठीक है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड पे हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं और उसमें आप एरो के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन से नोड से किस नोड पर इंफॉर्मेशन जा रही है. राइट, चलिए. नाउ हाउ टू ड्रॉ डिप्लॉयमेंट डायग्राम. डिप्लॉयमेंट डायग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये तो हम स्टार यूएमएल में ड्रॉ करेंगे, आपको पता ही है. तो जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, सबसे पहले हम इसमें टोपोलॉजीज को डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से नोड होगी और उस नोड की रिलेशनशिप कैसे होगी. सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है. फिर हमें दूसरी चीज डिसाइड करना है कि वो कौन सा फिजिकल सिस्टम है जिसमें हम हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे. वो मशीन है, वो कोई रिस्ट वॉच है, वो कोई कंप्यूटर सिस्टम है, वो कोई मोबाइल फ़ोन है. सबसे पहले तो हमको ये सब चीज़ें डिसाइड करना पड़ेगा. और जब एक बार नोड्स और आर्टिफैक्ट्स हमारे एक बार डिसाइड हो गए, तब हम फाइनली डिप्लॉयमेंट डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे. मतलब डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाने के लिए 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. नोड, कॉम्पोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर सारी चीज़ें जो होती है, DLL, एग्जीक्यूटेबल फाइल, डेटाबेस, आउटपुट फाइल, इनपुट फाइल, जो भी व्हाटएवर. उसके बाद इंटरफेस, उनकी दैट इज उनके बीच की रिलेशनशिप, और नोड. फिर बता रही हूँ, नोड, इंटरफेस, कंपोनेंट्स, और आपका चौथा क्या है, ये चाहे सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, कंपोनेंट, आर्टिफैक्ट, इंटरफेस और नोड, दिस 4 थिंग्स आपको डिसाइड करनी पड़ेगी पहले. उसके बाद ही आप फाइनली कंपोनेंट डायग्राम को बनाओगे. राइट, चलिए. लास्ट 5 मिनट्स बचे, मैं कल की क्लास में बता दूंगी ये वाला जो रह गया है एक स्लाइड. सबसे पहले कंपोनेंट डायग्राम देख लेते हैं, तो ताकि अभी जो मैंने पढ़ाया वो आपके दिमाग से वैनिश नहीं हो, हटे नहीं. तो देखो, कोई एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो लोकल एरिया नेटवर्क में टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, ये बहुत सारे टर्मिनल्स हो सकते हैं. एंड एवरी टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ प्रिंटर एंड बारकोड स्कैनर. प्रिंटर एंड बारकोड स्कैनर, ये ऑनलाइन शॉपिंग का आपने डायग्राम बनाया, देखा होता है ना, आपने देखा है ना कि हर काउंटर पे एक प्रिंटर लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू प्रिंट आउट निकलता है हमारे बिल का, और सब हर किसी सर्वर के पास एक बारकोड रीडर रहता है जिससे वो हमारे आइटम्स को रीड करते रहता है. और ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं. राइट, चाहे वो PVR में टिकट काउंटर हो, चाहे वो मेगा मोर में हमारा सामान हो, या वो पेंटालून में हो, नंबर ऑफ सर्वर्स बहुत सारे होते हैं हमेशा. तो ये एक ही लोकल एरिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके टर्मिनल, तो डेटाबेस भी एक नोड है, एप्लीकेशन सर्वर भी एक नोड है, लोकल एरिया भी एक नोड है, लोकल एरिया में जितने भी टर्मिनल्स है वो भी एक नोड है, और प्रिंटर और बारकोड रीडर जो है वो भी एक नोड है. तो इस तरह से आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम वर्क कैसे करेगा. तो यही चीज़ हम डिप्लॉयमेंट डायग्राम में एज अ फॉर्म ऑफ कस्टमर इसको डिप्लॉय कर देंगे. तो क्लाइंट को हम यही देंगे, और यहाँ पर हमारा क्लाइंट कौन है, आइदर मेगामोर, आइदर पेंटालून, या तो कोई भी हो सकता है. अब देखो, पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम, ये भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत बार. तो ये भी एक डायग्राम है. टर्मिनल बहुत सारे फर्दर हो सकते हैं. हर टर्मिनल प्रिंटर से जुड़ा हुआ रहता है, हर टर्मिनल बारकोड रीडर से जुड़ा हुआ रहता है, टर्मिनल जो एप्लीकेशन सर्वर से जुड़ा हुआ रहता है, और वो डेटाबेस से जुड़ा हुआ रहता है. ऑनलाइन शॉपिंग और POS सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज होती है. ठीक है, क्योंकि जिस किसी में भी बारकोड रीडर और सर्वर का यूज होता है उसको आप POS सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, या CS वाले जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि उनको मैं POS सिस्टम बता चुकी हूँ. ATM का एग्जांपल, कल हमने कंपोनेंट सिस्टम का ATM देखा था, आज हमने ATM किसका देख लिया, डिप्लॉयमेंट डायग्राम का. तो इसमें भी वही है, बैंक सर्वर एक नोड हो गया, कोई भी डिवाइस जो बैंक का है वो एक हो गया, उनके बीच की जो नेटवर्किंग है, कोई कीपैड है, कीपैड मतलब जहाँ पर हम एंटर करते हैं हमारे ATM पिन वगैरह, फिर डिस्प्ले सिस्टम, कैश डिस्पेंसर, लॉक डिवाइस, रिसिप्ट प्रिंटर, कार्ड रीडर,
सब अलग अलग पार्ट्स हैं, हर को आपने क्या बना दिया, नोड बना दिया, क्योंकि सबकी फंक्शनिंग क्या है, अलग अलग, और सबको कनेक्ट किससे कर दिया, एटीएम नोड से कनेक्ट कर दिया। दिख रहा है टोपोलॉजी जैसा आपको, ये क्लियरली विजन है। चलिए लास्ट 3 मिनट बचे, मुझे अटेंडेंस भी लेना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रेलवे का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का और व्हेन टू यूज कंपोनेंट डायग्राम ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। आपको कोई डाउट